हेलो साथियों, नमस्कार। दोस्तों, हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के लिए दृष्टि आईएएस का बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। साथियों, यह टेस्ट सीरीज दृष्टि आईएएस का है। आप सबको पता है कि दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज कितना विश्वसनीय और बड़ी संस्था का टेस्ट सीरीज है। इसी टेस्ट सीरीज के लिए साथियों लोग 5-5, 6-6 हज़ार रुपये लोग पेड करते हैं, तब जाके टेस्ट सीरीज कर पाते हैं। तो आप सबको पता होगा, हमारे इस मंच पर घटना चक्र हो गया, दृष्टि आईएएस, ध्येय आईएएस, जीएस वर्ल्ड, ऐसी जो बड़ी और महत्वपूर्ण संस्था है, ऐसी संस्थाओं का बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आप सबसे निवेदन है, कभी हमारा चैनल बहुत छोटा है और मैं इस पर जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ साथियों, बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपका कुछ जाएगा नहीं और हमें उसके बदले बहुत बड़ा हिम्मत और मोटिवेशन मिल जाएगा। साथियों, आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब को बढ़ता हुआ देखकर इतनी खुशी होती है साथियों, उसकी मैं कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो चलिए साथियों, आज हम अपना दृष्टि आईएएस की पहली टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, क्योंकि साथियों आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं, यह तब मापा जाता है जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं। तो आप लोग अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो सच में अपने आप को अगर नापना है हम कितने पानी में हैं, यूपी पीसीएस 2024 के एग्ज़ाम में हम कहाँ खड़े हैं, कितने पानी में हैं, तो आप लोग वीडियो को साथियों पूरा लास्ट तक देखिएगा और अपने आप को अंदाजिएगा कि हम कहाँ हैं। साथियों चले हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। बहुत बढ़िया साथियों, कोशिश करेंगे कि आपका समय बहुत कम से कम लगे। देखें साथियों हम लोग क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। साथियों अगर ऐसे पूछा होगा भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली तो हम वास्को डी गामा लगा देते, लेकिन ये कह रहा है प्रथम पुर्तगाली वायसराय। तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय साथियों फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, ऑप्शन नंबर डी। चले हम, ये भी भारत में आया था साथियों, ये भी 1505 ईस्वी में भारत में ये भी आया था, 1505 ईस्वी में। आगे बढ़े हम लोग। साथियों क्या है, बेदरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो साथियों पहले बता दें, बेदरा का युद्ध जो है इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका उत्तर होगा ए होगा, ब्रिटिश और डच के बीच में। लेकिन साथियों ये बेदरा का युद्ध को एक अलग नाम से जाना जाता है, चिंसुरा का युद्ध। ये हुआ था जो है 1759 में। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था ब्रिटिश और डच के में। आगे चले हम लोग साथियों, देखें इसमें तीसरे में क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बेहतरीन प्रश्न है साथियों। सिर्फ आप लोग अंत तक बने रहेंगे, देखेंगे कि आप लोग को बहुत बेहतरीन यही से प्रश्न एकदम बैलेंस तरीके से टेस्ट सीरीज बनाई गई है। जिस तरीके से एग्जाम में आता है, पूरा माप तौल कर पूरा सिलेबस को सेटअप करके तैयार किया गया है। साथियों कह रहा है प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो है पांडिचेरी की संधि हुई थी। नहीं मेरे भाई, पहले करना क्या है, तीसरा में कह रहा है कि युग्मों पर विचार करके और हमें बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। तो नहीं पर जरूर ध्यान दीजिए साथियों। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि हुआ था, इसमें ये गलत है साथियों। एक्स-ला-शाइपल की संधि हुई थी, ये गलत है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में एक्स-ला-शाइपल संधि हुई थी, नहीं, इसमें पांडिचेरी की संधि हुई थी, तो ये भी गलत हो गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई थी, ये सही है। लेकिन हमें गलत पूछा है, तो गलत केवल एक वाला है और दो वाला, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक और दो। चले हम लोग आगे देखते हैं। बहुत बढ़िया साथियों, किस संधि के तहत रणजीत सिंह ने सतलज नदी को प्रभुत्व की सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। साथियों अमृतसर की संधि हुई थी, इसी संधि के तहत राजा रणजीत सिंह ने सतलज नदी को अपने प्रभुत्व की सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। ये आपको पता होगा साथियों, ये जो यहाँ पर हुआ अमृतसर की संधि हुई थी, यह इसी के मतलब राजा रणजीत सिंह के ये सीमा निर्धारित करने के लिए हुआ था। आगे हम लोग बढ़ें साथियों। बहुत बढ़िया प्रश्न, पांचवा में देखते हैं क्या है। देखें इसमें क्या है, इजारेदारी प्रथा
इजारेदारी प्रथा के संबंध में कथन दिए गए, इन्हीं कथनों में से पढ़कर हमें बताना है कौन सा कथन सही है। साथियों, इसके आगे बहुत वैसे के वैसे प्रश्न बनाए गए हैं, नए प्रश्न जिस तरीके से एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक, उसी को ध्यान में रखकर नए प्रश्न तैयार किए गए हैं। बस आप लोग बने रहिए, अंत में देखिए क्या है। इजारेदारी प्रथा के संबंध में कथनों पर विचार करना है और विचार करके हमें बताना है कि हमारा कथन कौन सा सही है। तो साथियों, पहला है, इसे वारेन हेस्टिंग द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यस, ये तो सही है। इस प्रणाली के तहत सर्वाधिक बोली लगाने वाले को राजस्व संग्रह यानी टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दिया जाता था। ये भी सही है। यह शुरुआत में 5 वर्ष के लिए था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 2 वर्षों के लिए द्विवार्षिक कर दिया गया था। नहीं साथियों, ये 5 वर्ष के लिए था, लेकिन बाद में इसे घटाकर वार्षिक कर दिया गया था। ये वार्षिक होना चाहिए था यहाँ, इसलिए यह गलत हो गया। तो यहाँ 3 गलत होगा, 1 और 2 केवल सही है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत बढ़िया साथियों, देखें इसमें क्या कह रहा है। छठवें वाले में, छठवें में साथियों कह रहा है हमें, यहाँ पर हम थोड़ा सेट करें, अब सही है। भारत में सिविल सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करके हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो साथियों, पहला वाला जो हमें ये बताना कह रहा है, पहला वाला कह रहा है, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में ब्रिटिश अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। यस मेरे भाई, इसीलिए बनाया था। तो ये सिविल सेवाओं के संबंध में भारत में, इसके संबंध में पहला तो हमारा सही है। दूसरा कह रहा है, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 ने कंपनी के निदेशकों द्वारा नामांकन की प्रणाली को प्रतियोगी परीक्षा की प्रणाली से बदल दिया। तो नहीं साथियों, जो बदला गया था 1853 के हिसाब से बदला गया था। 1853 के जो चार्टर एक्ट था उसके तहत ये बदला गया था। तो ये गलत हो गया। तो 2 जिसमें होगा वो गलत हो जाएगा। इसमें है और ये तो गलत हो गया। और 3 वाला देख लेते हैं। सत्येंद्रनाथ टैगोर ICS के लिए योग्य प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो यस, तीसरा सही है। तो 1 और 3 हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया साथियों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। क्या है साथियों, एक तरफ ब्रिटिश आयोग दिया है, दूसरी तरफ उससे संबंधित कुछ विषय दिए गए हैं। तो उससे कह रहा है कौन सा मिसमैच है, सुमेलित नहीं है, उसे आप बता दीजिए। तो देखो साथियों, आप लोग क्या बताएंगे। फ्रेजर आयोग पुलिस सुधार से संबंधित था साथियों। ये तो एकदम सही बात है, 1902 में, ये तो सही है। हंटर आयोग, पंजाब में जो अशांति फैली थी, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके संबंध में ये 1919 में ये बैठाया गया था जांच, तो उसके लिए था। बटलर आयोग रियासतों के संबंध में, ये इसका संबंध रियासतों के संबंध में था, 1923। अब ये जो सप्रू आयोग है, इसका मतलब ये तीनों सही हैं, तो यही गलत होगा। डी वाला मिसमैच है। सप्रू आयोग साथियों, ये जो सप्रू आयोग यहाँ दिया है, यह बेरोजगारी से संबंधित था। उस समय भारत में जो बेरोजगारी फैली हुई थी 1935 के समय, तो उसी से संबंधित यह आयोग बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। तो सही क्या होना चाहिए था, सप्रू आयोग बेरोजगारी से रिलेटेड होना चाहिए था। आगे बढ़े हम साथियों। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो आप सबको पता है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी मतलब पत्रिका प्रकाशित किए थे। तो आगे बढ़े हम, ये देखते हैं हमारा अब 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित में कुछ कथन दिए हैं। इन्हीं कथनों को पढ़कर हमें जो है अपना उत्तर चुनना है, कौन सा कथन सही है, सही उत्तर। तो साथियों, इसकी स्थापना 1875 मद्रास के इलाके में की गई थी। नहीं भाई, ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसकी स्थापना साथियों 1875 में हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, मैडम ब्लावात्स्की और ये जो कर्नल अलकॉट के द्वारा किया गया था।
तो ये मद्रास की जगह यूएसए में होना चाहिए था, तब सही रहता। ये तो अब गलत हो गया। दूसरा, इसकी स्थापना पीएच ब्लावात्स्की और अल्कॉट ने किया था, तो मैंने पहले बताया ये सही है। तो दूसरा वाला केवल सही है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ें साथियों, 10वां में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन तत्कालीन कूका आंदोलन की एक शाखा थी। तो साथियों, नामधारी आंदोलन जो था, ऑप्शन नंबर बी, नामधारी आंदोलन कूका आंदोलन की एक शाखा थी। तो आप सबको पता होगा नामधारी आंदोलन किसने चलाया था? बाबा राम सिंह ने चलाया था। बाबा राम सिंह, यही आंदोलन उन्होंने चलाया था, बाबा राम सिंह के द्वारा ये चलाया गया था 1857 में। तो इससे संबंधित है, यानी नामधारी आंदोलन कूका आंदोलन का एक शाखा था। ऑप्शन बी उत्तर। आगे बढ़ें 11 में साथियों, बहुत प्रश्न, 150 प्रश्न है, फुल टेस्ट सीरीज है। तो आपको हमारा पहला उद्देश्य है क्वेश्चन को एनालिसिस करवाना। क्वेश्चन किस खंड से आता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, कितने लेवल का आता है, ये आपसे परिचित करवाना। तो 11वां में क्या है? निम्नलिखित में से कौन जस्टिस पार्टी आंदोलन से जुड़ा नहीं था? तो जस्टिस पार्टी, इसके बारे में आप लोग जानते हैं साथियों, जस्टिस पार्टी बहुत फेमस पार्टी थी। तो ये जस्टिस पार्टी जो बनी थी साथियों 1916 में बनी थी, ये को याद रखिए, 1916 में बनी थी। इसका संबंध साथियों नायर, त्यागराज चेट्टी और मुदलियार से संबंधित है। तो इसके संबंध में ये वीरेश लिंगम, ये इसके संबंध में सही नहीं है, यह जस्टिस पार्टी से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि वीरेश लिंगम जस्टिस पार्टी से संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। आगे बढ़े हम लोग 11वें में। इसमें साथियों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ ब्रिटिश भारत में विद्रोह, दूसरी तरफ उसके नेता दिया है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न साथियों। 12वें का हमारा क्या कह रहा है? फकीर प्रतिरोध। तो जो फकीर आंदोलन इसे भी कहा जाता है, तो ये किसने चलाया था? मजनू शाह इसके नेता थे, सही है। सन्यासी विद्रोह, इसमें भगत जवाहर मल दे दिया है साथियों, तो ये गलत है। हिंदू नागा गिरिशस्त्र सन्यासी नाम का एक व्यक्ति थे, वो इससे संबंधित है, तो ये गलत है। सन्यासी विद्रोह संबंध में ये भगत जवाहर मल नहीं थे, ये हिंदू नागा सन्यासी नाम के एक व्यक्ति थे, वो थे। तो पागलपंथी टीपू शाह इससे संबंधित थे, और भी लोग भी थे, लेकिन उनमें से एक नेता का नाम दिया है, कूका विद्रोह, शियाब साहब। तो बी हमारा उत्तर ये होगा, यही गलत है। आगे हम लोग देखें 13 में, द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, यह किसने लिखा है? तो साथियों, अगर आप लोग 1857 का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 के आरसी मजूमदार ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। एस सेन ने जो लिखा है 1857 नाम की एक बुक लिखे हैं, और वे जो बीडी सावरकर लिखे हैं, जो भारत की राजनीति में बहुत सक्रिय रहते हैं न होते हुए भी, तो ये लिखे हैं, इनकी एक बुक थी फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो उसको ये लिखे हैं। तो फिलहाल हमारा उत्तर बी का, ये 13 का बी हो जाएगा। आगे देखें तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है साथियों। हमें कह रहा है कौन सा मिसमैच है, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ 1857 के विद्रोह का केंद्र दिया है और दूसरी तरफ ब्रिटिश कमांडर दिया है। तो हमें बताना है कौन सा मिसमैच है, कौन सा गलत मैचिंग है। तो दिल्ली में साथियों जो विद्रोह हुआ था वहाँ का कमांडर कौन था? निकोलस। कानपुर में नाना साहब जो संभाल रहे थे वहाँ का कौन था ब्रिटिश कमांडर? कॉलिन कैंपबेल। झांसी में तो आप सबको पता होगा जनरल ह्यूरोज था। इलाहाबाद में साथियों ये जनरल लेनार्ड दे दिया, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर होगा। इलाहाबाद का जो दमन किया था जो 1857 की क्रांति में, 1857 में, तो वो किया गया था साथियों कर्नल के द्वारा, कर्नल नाम था उसका, तो वो किया था यहाँ पर कर्नल नील। तो आगे हम लोग बढ़े 15 में। साथियों क्या कह रहा है इसमें? होम रूल लीग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो होम रूल लीग के कथन में 2 कथन दिया है, कह रहा कौन सा सही है। तो साथियों आप लोग क्या देख रहे हैं, एनी बेसेंट के बाद
बीजी तिलक द्वारा लीग की प्रथम स्थापना की गई। तो साथियों ये गलत है। पहले अप्रैल में बीजी तिलक ने इसको जो है मतलब होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया, और उसके 4-5 महीने बाद सितंबर में उसके बाद तब एनी बेसेंट ने किया। तो इसमें उल्टा दे दिया है, तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, तिलक की लीग में कर्नाटक तथा मध्य प्रांत के क्षेत्र शामिल थे, जबकि एनी बेसेंट में मद्रास और बॉम्बे सहित अन्य शहर शामिल थे। तो साथियों जो तिलक का था ये सही कह रहा है, तिलक का जो क्षेत्र था महाराष्ट्र था, लेकिन बॉम्बे को छोड़कर, और कर्नाटक वगैरह जो यूपी ये सब का क्षेत्र था, और जबकि एनी बेसेंट मद्रास और जो बॉम्बे ज़िला था एक उस समय उसको था। तो ये बी वाला सत्य है। तो हमारा विकल्प अगले पेज पे है, हम लोग देखते हैं, केवल दूसरा हमारा सही होगा। तो यहाँ पर हमारा केवल बी सत्य है। आगे बढ़ें 16 में, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है। तो आप सब जानते हैं यहाँ 4 कोयलों के नाम दिया है वैरायटी का। तो इसका गुणवत्ता का एक मैट्रिक याद रख लीजिए। ए एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी गुणवत्ता होती है, उसके बाद आता है बी, इसके बाद आता है यल, उसके बाद आता है पी। तो इसी आर्डर में अल्फ़ाबेटिकली में होता है गुणवत्ता। तो सबसे अच्छी गुणवत्ता एंथ्रेसाइट की होती है। आगे देखें हम लोग 17 में, इसमें साथियों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा गलत सुमेलित है साथियों उसी को बता देना है। तो बसंत ऋतु ये उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है, तो बसंत ऋतु 21 मार्च सही है। ग्रीष्म अयनांत 21 जून ये भी सही है। शरद ऋतु 22 अगस्त दे दिया है साथियों, ये गलत है। शरद ऋतु 22 अगस्त को नहीं होगा। कि जो हमारा 17वां वाला प्रश्न है इसका उत्तर ये सी वाला है, यही गलत है। 22 अगस्त नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी उसका उत्तर है। शीतकालीन अयनांत 22 दिसंबर को होता है, सबको पता है। और शरद ऋतु साथियों 22 अगस्त नहीं 22 दिसंबर होता है, तो याद रखिएगा आप सब। आगे बढ़े हम लोग 18 में, देखते हैं 18 में क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ ज्वालामुखी, दूसरा तरफ संबंधित देश। एकांगुआ जो ज्वालामुखी है साथियों अर्जेंटीना से संबंधित, अर्जेंटीना में है। कोटोपैक्सी साथियों इक्वाडोर में है, ये भी सही, ये भी सही। एटना इटली में है, ये भी सही। फ्यूजीनामा साथियों फिलीपींस दे दिया है, ये गलत है, ये जापान में है। फ्यूजीनामा जापान में, तो ऑप्शन डी हमारा गलत मैचिंग था। आगे बढ़ें हम लोग 19 में, देखते हैं क्या लिखा है साथियों। बहुत बढ़िया, देखें वायुमंडलीय संरचना के संबंध में कथनों पर विचार करना है, और विचार करके हमें दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। तो पहला कह रहा है 120 किलोमीटर ऊंचाई पर ऑक्सीजन लगभग नगण्य मात्रा में होती है। तो इसका मतलब साथियों ये सही कह रहा है। आप 120 किलोमीटर की ऊंचाई जाएंगे तो ऑक्सीजन वहाँ न के बराबर हो जाती है, ये सत्य बात है। दूसरा पढ़ेंगे तो ये कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प पृथ्वी की सतह से केवल 200 किलोमीटर दूरी पर पाए जाते हैं। तो नहीं साथियों 200 किलोमीटर नहीं, पृथ्वी की सतह से केवल 90 किलोमीटर के लगभग ये पाए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। तो ये दूसरा वाला गलत हो गया हमारा, केवल एक सत्य है। आगे बढ़ा जाए 20वां साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न। विकिरण की परावर्तित मात्रा कहलाती है। जब सूर्य होता है साथियों आप सबको पता है, वहाँ से जो जितना रेडिएशन आता है जो पृथ्वी तक पहुँचता है उसे हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं, मतलब सूर्य विकिरण कहते हैं। और जो पृथ्वी तक पहुँचने से पहले लौट जाता है जितनी जो है रेडिएशन, उसे हम लोग एल्बिडो कहते हैं। जैसे बारात हम लोग जाते हैं ना, 100 लोग बारात गए, कुछ लोग रास्ते में से लौट आए पी के ओवरलोड हो गए, कुछ लोग डांस करके लौट आए, कुछ लोग चाट पकौड़ा खा के लौट आए, कुछ लोग खाना खा के लौट आए। तो जो लोग मंडक तक पहुंचने से पहले लौट गए तो वो एल्बिडो कहलाएंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है, जो पृथ्वी जितना सूर्य का रेडिएशन पृथ्वी तक पहुँचने से पहले वापस चला गया फिर अंतरिक्ष में, वो एल्बिडो कहलाता है। आगे देखें हम लोग 21वां में क्या कह रहा है साथियों, बहुत अच्छा, थोड़ा सा हमें छोटा करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वी पर तापमान वितरण को नियंत्रित करता है।
तो ऐसा कौन सा कारक है साथियों जो पृथ्वी पर तापमान वितरण को कंट्रोल करता है? तो अक्षांश भी करता है, ऊंचाई भी, समुद्र से दूरी भी, और जो समुद्री धाराएं होती हैं वो भी करती हैं। तो ये सब होता है। तो इसका मतलब हमारा उत्तर जो होगा साथियों, ये उत्तर जो होगा ये सभी होगा जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ें, 22 का देखते हैं हम लोग। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? एक तरफ उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरा तरफ देश। तो चक्रवात साथियों, उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिया है तो चक्रवात हिंद महासागर से रिलेटेड होता है, सही। हरिकेन अटलांटिक महासागर से होता है, अमेरिका वगैरह में ये बोला जाता है, ये भी सही। टाइफून साथियों दे दिया, यही गलत है। टाइफून ये चाइना वगैरह में ये मतलब पाया जाता है और ये प्रशांत महासागर से नहीं है साथियों। ये जो दिया है हमें, ये जो है कहेंगे तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित ये है, लेकिन ये पश्चिमी जो प्रशांत महासागर है उससे है, तो पूर्वी नहीं, पश्चिमी प्रशांत महासागर से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा। और विली विली तो आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में है। चले हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखें 22वां में कह रहा है, 23वां में, वह घटना जब ठोस वस्तुओं की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में नमी जमा हो जाती है तो क्या कहलाती है? तो साथियों ओस होती है। यह कह रहा है कि ऐसी कौन सी घटना है जब कोई ठोस वस्तु होती है तो वहाँ पर ठंडी सतहों पर जो है वो वस्तुओं की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदे के रूप में नमी जमी हो जाती है। तो ओस है साथियों, से हम लोग कहते हैं ना, जैसे गाड़ी खड़ी कर दें रात में ठंड के महीने में, या पेड़ पत्तों पर देखते हैं तो वही जो नमी होती है संघनन के माध्यम से वो एक छोटी छोटी जल की यानी मोती जैसे रूप धारण कर लेती, तो उसी को ओस कहा जाता है। तो ये होगा। 24 में संवहनी वर्षा के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? संवहनी वर्षा के होने के लिए क्या आवश्यक है? तो यही 4 ऑप्शन में से हमें बताना है संवहनी वर्षा होने के लिए क्या आवश्यक है। तो साथियों एक ही है यहाँ पर, वायु गर्म होनी चाहिए, बस यही सबसे मेन इसका रीजन यही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 24 का ए हो जाएगा। तो हमें पता है गर्म होने पर वायु जो है ऊपर उठती है और ठंड होने पर नीचे जाती है। तो गर्म होने पर वायु हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है, और संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। तो यही इसका एक कंसेप्ट होता है, आप लोग पढ़े होंगे। आगे बढ़े हम लोग 25 में। निम्नलिखित में से कौन आकाश में सबसे ऊंचे मेघ है? तो साथियों सबसे ऊंचा के मेघ की बात की जाए, सबसे ऊंचे बादल, तो पच्छाव मेघ होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये साथियों बहुत पतले होते हैं और सफ़ेद कलर के होते हैं ये, तो यही सबसे ऊंचे होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 25वें का। 26 में साथियों ये आप लोगों पढ़े होंगे, ये जलवायु में वाला टॉपिक पढ़े होंगे तो उसमें आया होगा ये। निम्नलिखित में से कौन कोपेन के जलवायु प्रभाग के रूप में उष्णकटिबंधीय मानसून का प्रतिनिधित्व करता है? तो एम जलवायु को विभाजित जो किया जाता है, इसी तरह से कोड कुछ भाषाएं हैं तो उसी के रूप में विभाजित किया गया है। तो कोपेन के जलवायु प्रभाग के रूप में उष्णकटिबंधीय मानसून जब आए तो आप एम समझ जाइएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा 26 का। आगे बढ़े हम लोग 27 में देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से महासागरीय अधस्तल के किस उच्चावच में गहरी गर्त स्थित हैं? तो महासागरीय अधस्तल के किस उच्चावच में गहरी गर्त अवस्थित है साथियों, ये पूछ रहा है हमें। तो महासागरीय गाभीर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें स्थित है। आगे बढ़ें 28 में। साथियों 28 में जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस झील की लवणता सबसे अधिक है, यानी किस झील में नमक सबसे अधिक पाया जाता है? तो लेक वान झील साथियों, ऑप्शन नंबर ए यही इसका उत्तर होगा। और लेक वान झील कहाँ है साथियों? यह तुर्की में है, तुर्की में है। इसकी लवणता साथियों अगर बात करें लेक वान की तो 330% लगभग होती है। तो सबसे ज़्यादा लवणता यानी सबसे ज़्यादा नमक इसी झील पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए। 29 में देखते हैं क्या है। महासागरों में उत्पन्न होने वाले ज्वार से संबंध में
कुछ कथन दिए गए हैं और हमें सही कथन बताना है, सही उत्तर देना है। साथियों बहुत अच्छा प्रश्न, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। देखें क्या पहला पढ़ेंगे, तो लघु ज्वार तब घटित होता है जब सूर्य चंद्रमा, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, लघु ज्वार, छोटा ज्वार तब घटित होता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे रेखा में होते हैं। साथियों जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधे रेखा में होते हैं तो ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, जिसके कारण बृहद ज्वार आते हैं, लघु ज्वार नहीं। तो ये गलत हो गया। दूसरा जब पढ़ेंगे तो बृहद ज्वार कह रहा है तब घटित होता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के समकोण पर हो। साथियों जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक दूसरे के समकोण पर हो जाएंगे तो उससे होगा क्या कि एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है एक दूसरे से, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो उससे लघु ज्वार आता है। तो ये यहाँ रहता और ये यहाँ, तब सही हो जाता। तो फिलहाल दोनों कथन यहाँ गलत हैं। आगे चले हम लोग, देखिए क्या है यहाँ तीसरे में, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो साथियों मेघालय में, ऑप्शन नंबर डी। तो ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। 31 में कह रहा है वर्ष 2023 के एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है साथियों, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, लुइस कैफरेली। लुइस कैफरेली को 2023 का एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखें, हाल ही में हुबली स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन बन गया है। तो हुबली कहाँ है साथियों, कर्नाटक में है। इससे पहले गोरखपुर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन था, लेकिन अब हुबली का रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा बन गया है। यह किस रेलवे जोन में स्थित है, तो रेलवे जोन पूछ रहा है आपको, जो है स्टेट नहीं पूछ रहा है साथियों। तो ये पश्चिम रेलवे जोन से संबंधित है। तो सॉरी पश्चिम नहीं, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, क्या है यहाँ पर 33 में, ईरानी कप 2023 किसने जीता है। तो ईरानी कप 2023 कह रहा है किसने जीता है साथियों, तो ये जीता है टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने, ऑप्शन नंबर ए। टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को हराकर ईरानी कप हासिल किया है। किसे हराकर, एमपी को। आगे देखा जाए, वर्ष 2023 के प्रित्जकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो प्रित्जकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है साथियों, उसका नाम पूछ रहा है। तो आप लोग अगर करंट पढ़े होंगे तो अच्छे से बता सकेंगे, ओके। डेविड चिपरफील्ड, ऑप्शन नंबर डी। डेविड चिपरफील्ड ने यह पुरस्कार सन 2023 के रूप में प्राप्त किया गया है। यह ब्रिटिश के हैं, ब्रिटिश के वास्तुकार हैं, मतलब घर और के डिजाइन बनाते हैं, ब्रिटिश। आगे देखें, 35 में क्या कह रहा है साथियों, भारत ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट वीपर्स में ऑस्कर जीता है। सभी को पता है इसका डायरेक्ट निर्देशन किसने किया था। तो साथियों इसका निर्देशन हमें सबको पता है, ये गोंसाल्वेस ने किया है, कार्तिक गोंसाल्वेस। और इसके जो प्रोड्यूसर थे, पैसा लगाने वाले थे, तो कीरावानी थे इसमें। तो आगे हम लोग देखें तो उत्तर हमारा ये ए हो जाएगा। आगे बढ़ें 36 में, फरवरी 2023 में राज्य विधानसभाओं के लिए हुए चुनावों के संबंध में संबंध में कौन सा कथन सही सुमेलित है। तो अब की बार सही पूछ रहा है साथियों, 3 गलत आपको मिलेंगे, 1 सही मिलेगा, तो उसी को बताना है कौन सा सही है। तो निर्वाचित मुख्यमंत्री, संबंधित पार्टी, जो निर्वाचित मुख्यमंत्री हुए फरवरी 2023 के जो विधानसभाओं के चुनाव हुआ था, उसके संबंध में बताना है। तो पहला आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये नेफ्यू रियो एनपीसी के दिया है, यहाँ एनपीसी कह रहा है कि एनपीसी से। तो साथियों यह गलत है। तो यहाँ पर आप लोग को पता होगा या ना होगा साथियों। तो एक चीज़ यहाँ पर देखें, हम लोग थोड़ा सा इसको पहले ऊपर करते हैं, फिर ये थोड़ा सा ये सेट करेंगे।
जिससे पूरा डिस्प्ले पर आ जाए। तो अब सही है यहाँ पर। तो देखें हमें पूछ रहा है कौन सा सही है। तो निर्वाचित मुख्यमंत्री, हमें एक चीज़ तो समझ में आता है, नेफ्यू रियो एनपीसी से संबंधित है, तो ये भी गलत है। और मणिक साहा बीजेपी से हैं, ये भी सही है साथियों। ऑप्शन नंबर बी 2 वाला ये सही है। और कॉनराड ए सांगमा एनडीपीपी से हैं, ये भी गलत है। तो हमारा केवल ऑप्शन नंबर डी सत्य है, केवल 2। तो साथियों आपको बता दें, त्रिपुरा विधानसभा में मणिक साहा के मुख्यमंत्री में भाजपा सत्ता में है। तो मणिक साहा वहाँ जो त्रिपुरा में है वहाँ बीजेपी पार्टी का मुख्यमंत्री है। और ये सब तो यहाँ पर गलत दिए हैं, क्योंकि कोनराड के संगमा मुख्यमंत्री कार्यकाल में मेघालय विधानसभा ने नेशनल पीपुल्स पार्टी सत्ता में है वहाँ पर, तो ये भी गलत हो गया। तो फिलहाल डी सत्य है हमारा। 37 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 वाला है, उसकी थीम पूछ रहा है साथियों। उसकी थीम क्या है 37 का? तो उसकी थीम डिजिट ऑल, लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। तो ऑप्शन नंबर ए यही इसकी थीम थी। आगे बढ़ें। मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालने वाली कौन सी पहली महिला बनी है, इसमें बताना है साथियों। तो पहली महिला ये बनी है यहाँ पर शालिजा धामी, ऑप्शन नंबर सी ये हो गई है। आगे देखें साथियों, बहुत अच्छा। इंडोनेशिया का आप सबको पता है, उसकी जो पहले राजधानी थी वहाँ पर वो मतलब कुछ समस्या की, तो इस वजह से वहाँ दूसरी राजधानी बनाया जा रहा है। तो नुसंतारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो नुसंतारा है। तो पहले जाकार्ता थी, तो ये जाकार्ता यहाँ पर संकट आया, तो ये नुसंतारा को बनाया गया नई राजधानी। आगे देखें हम लोग 40 में, बहुत बढ़िया। देखें थोड़ा सा हमें ये सही है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जिसे हमारा साझा भविष्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट को हमारा साझा भविष्य के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रकाशित हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी साथियों? तो 1987 में प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ये 1987 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा मिसमैच है? एक तरफ ऐतिहासिक संरचना, दूसरी तरफ उसका स्थान, किस स्थान पर है? तो कोठी गुलिस्ता ए इरम ये लखनऊ में है साथियों, बिल्कुल सही। बरुआ सागर किला तो दे दिया है आगरा, साथियों आगरा में नहीं है, ये यूपी के जो मिर्ज़ापुर वाला ज़िला है, मिर्ज़ापुर झांसी में, तो ये यूपी के ये झांसी में है, झांसी में बरुआ किला। तो यही गलत था, तो हमने गलत को बता दिया, आगरा दे दिया था इसलिए गलत। और टिकैत राय बरादरी बिठूर में है, जल महल मथुरा में है। तो आप फिलहाल बी इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ें 42। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तराखंड से नहीं लगती है? साथियों अगर आप लोग मैप पढ़े होंगे तो बड़े आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं साथियों, ये सब मैपिंग के सवाल हैं। तो लखीमपुर खीरी जो है साथियों, ये जो है इसकी सीमा उत्तराखंड से नहीं लगती है, इसकी सीमा जो है उत्तराखंड से नहीं लगती। और बाकी यहाँ पर रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत इन सब की लगती है। तो साथियों आगे देखें हम, जैसे उत्तराखंड से कई ज़िले लगते हैं, हम लोग अगर पढ़े होंगे तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली ये सब हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश कुल 7 ज़िले नेपाल की सीमा को से छूते हैं। तो साथियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्या कह रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न मैपिंग से यूपी के। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तराखंड से नहीं लगती है? तो साथियों उत्तराखंड से जो है
ये बिजनौर भी लगता है, रामपुर, पीलीभीत भी, लेकिन ये लखीमपुर खीरी जो है ये नहीं लगता है। यूपी का मैपिंग आप लोग देखें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। उत्तराखंड की सीमा से जो छूते हैं जिले साथियों, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। तो फिलहाल डी ये तो नेपाल से छूता है ये, तो ये नहीं होगा, यही गलत है। आगे बढ़ें 43 में साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला दिया है, इसका क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.3% है। तो साथियों ये जो है ये तो सही है, मतलब पूरे भारत का जितना क्षेत्रफल है यूपी का उतना 7.3% है, उसका सही है। इसे 4 अलग अलग पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो ये भी सत्य है साथियों, 4 अलग अलग इकोलॉजिकल क्षेत्र में विभाजित किया गया है। इसे 11 विशिष्ट मृदा के प्रकार हैं। तो साथियों ये यहाँ पर ये गलत है, 11 नहीं होंगे, यही गलत है। लेकिन 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ये वाला सत्य है। तो फिलहाल हमसे गलत पूछा है, तो गलत ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा कि 11 विशिष्ट मृदा के प्रकार यहाँ पर नहीं है। तो आप सबको पता होगा यूपी प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, और ये तमाम यहाँ पर चीज़ें मतलब हैं अलग अलग, आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। तो हम लोग आगे चले, यहाँ पर देखते हैं 44 में, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरी तरफ संबंधित जिला, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मतलब गलत जिला से संबंधित है उसी को हमें बता देना है, मिस मैचिंग किस में है। तो महावीर स्वामी साथियों ये जो है ये ललितपुर में है, झांसी में नहीं है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो गया, ये कहाँ है, ललितपुर में महावीर, और बाकी सब सही है, किशनपुर, लखीमपुर खीरी, कैमूर, मिर्ज़ापुर, कछुआ, वाराणसी में। तो फिलहाल ये उत्तर होगा। आगे बढ़ें 45 में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं पर आप लोग जरूर फोकस करिएगा, क्योंकि यही सारी गलती होती है बच्चों की, सरल प्रश्न छूट जाते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ शहर हैं और किस नदी पर बसे हैं, और जो गलत मैचिंग कर रहा है उसे ही बताना है। तो मेरठ जो है साथियों हिंडन नदी पर बसा है, यहाँ पर कह रहा है, तो ये तो सही बात है, मेरठ हिंडन नदी पर बसा है, बिल्कुल सही। मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया, हिंडन नदी पर। मगहर साथियों जो दिया है यह अमी नदी पर बसा है, ये भी सत्य है साथियों, ये भी सही है। यहाँ पर बांदा दिया है जहाँ तुलसीदास का जन्म हुआ था, ये कह रहा है बेतवा नदी पर। तो बेतवा नदी साथियों ये गलत है, ये केन नदी पर है, केन नदी पर अवस्थित हो, तो यही सी वाला हमारा गलत है। और कालपी तो यमुना नदी जो है के किनारे है, तो सी वाला हमारा गलत हो जाएगा, बेतवा की जगह केन होना चाहिए था। आगे बढ़ें, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, बहुत अच्छा प्रश्न, मैचिंग से रिलेटेड है, बहुत अच्छा। देखते हैं क्या कह रहा है। तो साथियों यहाँ पर हम इसको थोड़ा सही करते हैं, एक तरफ मिट्टी दिया है और दूसरी तरफ स्थानीय नाम दिया गया है। तो किस मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है उसका नाम है। तो जलोढ़ हमें पता है साथियों, उसका स्थानीय नाम जो है जलोढ़ है, या उसे कछारी भी कहते हैं। तो ये चला आएगा साथियों यहाँ पर, यानी ए वाला 2 के साथ मिलेगा, तो यानी हमारा उत्तर बी या सी होना चाहिए। और खादर हमें पता है, इसे कछारी, दोमट, मटियार या बलुई ये सब तमाम कहते हैं। तो ये जो है हमारा जो खादर है तो ये मटियार पे चला आएगा, ये हो गया। और काली मिट्टी को हम सबको पता है, इसे काली मिट्टी को मार मिट्टी भी कहा जाता है, आप सबको पता होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। और ये बच रहा है, ये इस पे चला आएगा, तो ए 2 पर, बी 1 पर, सी 4, और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही उत्तर होगा। आगे बढ़े हम लोग 47 में। 47 में साथियों क्या कह रहा है, हाँ, कोपेन जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु को दर्शाया गया है। तो कोपेन जलवायु को आप लोग को पता है, जलवायु के हिसाब से तमाम जो है क्षेत्रों में बांटे गए हैं कोडिंग भाषा में। तो कोपेन जलवायु के
वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु को मतलब किसके तहत दर्शाया गया है, वही पूछ रहा है। तो CWG ऑप्शन नंबर ए, यूपी को जलवायु को इसे दर्शाया गया है। आगे बढ़े 48 में, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली ने ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवाया था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने बंद करवाया था साथियों? 48वां प्रश्न बहुत अच्छा है। ये बंद करवाया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन नंबर डी, यही ने ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवाया था। ये हो गया। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था, जब ये वायसराय बनकर आया था साथियों, उसने अल्मीडा की ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवाया। आगे बढ़ें 49, क्या है इसमें? कथन पर विचार करें, विचार करके सही उत्तर देना है। रॉबर्ट क्लाइव ने प्रशासन की दोहरी प्रणाली की शुरुआत की। दूसरा कह रहा है दीवानी कार्यों के संचालन के लिए कंपनी ने उप दीवान नियुक्त किए। तो साथियों दोनों के दोनों कथन हमारे सही हैं, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ें, बहुत अच्छा प्रश्न। कुछ नागरिक विद्रोह दिए हैं, इन्हीं नागरिक विद्रोहों को सही कालक्रम में सजाना है। तो साथियों हम सबको पता है ये सन्यासी विद्रोह 1863 से लेकर 1800 के बीच हुआ था, ये यहाँ से डेट याद रखिएगा। और पलामू विद्रोह 1802 के बीच हुआ था, 1802 के बीच। और इसके बाद ये हुआ था यहाँ धुंडिया विद्रोह है। धुंडिया विद्रोह साथियों 1799 से 1800 के बीच तो ये हुआ था। और यहाँ पर एक परला खेमुंडी का विद्रोह है साथियों, परला खेमुंडी का विद्रोह 1795 में है। तो इसको मैं इधर लिखता हूँ 1795 में। तो इस हिसाब से हमारा जो उत्तर का सेटअप बन रहा है साथियों, दो बन रहा है। तो सबसे पहले ये सन्यासी विद्रोह आएगा, उसके बाद धुंडिया का विद्रोह, उसके बाद पलामू विद्रोह, अंत में परला खेमुंडी का विद्रोह 1795 में। तो आगे बढ़े हम लोग। अब ये चले हम 51 में। 1857 के विद्रोह के संबंध में युग्मों पर विचार करना है। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला थे, ये सही है। बरेली खान बहादुर दे दिया है इसमें। तो साथियों बरेली यहाँ खान बहादुर नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 1857 के विद्रोह के संबंध में युग्मों पर विचार करना है और विचार करके हमें सही उत्तर को देना है साथियों। बहुत बढ़िया प्रश्न 51 वाला हमारा। तो क्या कह रहा है? फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, यस। बरेली खान बहादुर, ये भी सही। बागपत शाहमल, तो ये भी संबंधित है। तीन के तीनों सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ें 52 में। 52 में साथियों क्या कह रहा है? राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक लिखी। यस, ये सही है, राजा राम मोहन राय ने ही लिखा था एकेश्वरवादियों को उपहार। प्राचीन हिंदू ग्रंथ एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं। यह दृढ़ विश्वास साबित करने के लिए उन्होंने वेदों और उपनिषदों का बंगाली भाषा में अनुवाद किया। तो 52वां का साथियों हमारा दोनों के दोनों कथन सही हैं, ये भी सही है और ये भी। आगे बढ़ें 53 में। निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए, विचार करके हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो साथियों बहुत बढ़िया। ब्रिटिश यहाँ पर लिखा है, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसका आ जाएगा BA, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में राधाकांत देव से संबंधित है। इंडियन लीग 1875 से संबंधित है यहाँ पर, इंडियन लीग 1875 और पूना सार्वजनिक सभा 1867। तो इन दोनों को अगर हम लोग यहाँ पर इसको देखेंगे तो हमारा ये सेटअप तैयार हो रहा है, ये डी वाले में। आगे अगर हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये देख लें, जैसे यहाँ पर ये 54 में देखते हैं क्या है। तो किसने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, इसकी फाउंडेशन किसने रखा था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के बारे में पूछ रहा है। तो सर विलियम जोन्स, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं 55 में, तो
निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो साथियों बहुत सिंपल सा प्रश्न, आप लोग अगर इसे पढ़े होंगे तो बहुत ही आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह लगभग कई मामलों में पृथ्वी के समान है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा 55 का। आगे बढ़े हम लोग, देखें 56 में क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कर्क रेखा, किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, नहीं कह रहा है, तो इस पे हमें जो है बहुत ही फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ जापान दिया है, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार। तो साथियों जापान से नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए, जापान से नहीं गुजरती है। यहाँ बांग्लादेश, चीन, भारत, यहाँ इन सब से गुजरती है। आप लोग देखे होंगे मैप में, पता चल जाएगा। तो 57 में देखते हैं यहाँ पर क्या है। निम्नलिखित ज्वालामुखी एवं उस पर अवस्थित देश स्थान पर विचार करना है। किस ज्वालामुखी किस स्थान पर है उसके संबंध में देखकर और हमें सही सुमेलित करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर साथियों मौना लाओ यहाँ दिया है 57 वाले में, यहाँ मौना लाओ। तो मौना लाओ यूएसए में है, ये तो सही है। माउंट एटना साथियों ये इटली में है, इंडोनेशिया में नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। और माउंट फ्यूजी जापान में है। तो 1 और 3 हमारा केवल सत्य हुआ, ये 57 का ए ये हो जाएगा। आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं यहाँ पर 58 में देखते हैं क्या है। तो हमें एक तरफ मैचिंग का सवाल है ये, एक तरफ हमारा सूची में मूल चट्टान है और दूसरी तरफ चट्टानों का रूपांतरीकरण है। तो किस मूल चट्टान से रूपांतरित होकर कौन सी चट्टान बनती है उसको हमें मैच करवाना है, कौन सा ये सही है। तो 58 वाला सवाल बहुत बढ़िया है साथियों। हमें पता है ग्रेनाइट ये नीस से संबंधित है। ग्रेनाइट मूल चट्टान है, ये रूपांतरित होता है तो नीस तैयार होती है। और यहाँ बेसाल्ट को शिस्ट तैयार होती है बेसाल्ट से, ये हो जाएगा। और शैल साथियों यहाँ पर जो है एक बेसाल्ट शिस्ट हो जाएगा। तो इससे हमारा कन्फ्यूजन अभी हो रहा है इसके आगे। तो अगर हम लोग देखें ए वाला 2 पर, बी वाला 3 पर, तो साथियों में मिल गया उत्तर। हमें नहीं आता रहेगा फिर भी हम कर ले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा, ये उत्तर सी वाला। और सी वाला चला जाएगा 1 पर, डी वाला 4 पे। इस तरह से आप लोग एलिमिनेशन लगा के कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखें हम लोग अब 59 वाले में, बहुत अच्छा 59, महासागरी धाराओं पर विचार कीजिए। कुछ महासागरी धारा दी हैं, कौन सी शीतल महासागरी धारा है? तो साथियों जो कुरेशियो है ये गर्म महासागरी धारा है हिंद महासागर की। तो ये तो नहीं होगा, एक यानी जिसमें होगा वो गलत होगा। इसमें ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो सीधा सीधा कैलिफोर्निया और ओयोशियो यही 2 शीतल यानी ठंड महासागरी धारा है, एक नहीं है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा। 60वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय मैगलन संधि से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? मैगलन संधि से कौन सा संबंधित है? 60वां का हमारा ये उत्तर पूछ रहा है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न। तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर यही जो है मैगलन संधि से संबंधित है, यही जल निकाय, ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग बढ़े यहाँ 61 में, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद किस गैस की उपस्थिति सबसे अधिक है? तो हमें पता है नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, उसके बाद किसकी सबसे ज़्यादा है? तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, कहते हैं कोई हाइड्रोजन बता देता है, कोई ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को बता देता है। तो यहाँ से क्या है साथियों? तो आर्गन है पहले, आर्गन के बाद साथियों कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप लोगों ने देखा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से इसका ये ऑर्डर है। 62 देख लेते हैं। कथनों पर विचार करना है और विचार करके सही उत्तर देना है। तो ऊपरी वायुमंडल में नमी अधिक होती है, क्या ये सही है गलत है? तो बिल्कुल सही कह रहा है। ऊपरी वायुमंडल में नमी ज़्यादा होती है। ऊपरी वायुमंडल में वायु
कि जैसे यानी हम ऊपर जाते हैं वैसे वायु का घनत्व तो कम होता जाता है, तो ये भी सही है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा। 63 में उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे हम लोग ITCZ शॉर्ट में बोलते हैं, तो इसके संबंध में 2 कथन है। इन्हीं कथनों पर विचार करके सही उत्तर को देना है हमें। तो साथियों देखें, पहला अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यह भूमध्य रेखा पर स्थित एक उच्च वायुदाब क्षेत्र है, यानी ITC के बारे में कह रहा है, ITCZ के बारे में कह रहा है। भूमध्य रेखा पर स्थित एक उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र है। तो साथियों एक न्यूनतम वायुदाब वाला क्षेत्र है, यहाँ उच्च दाब नहीं दिया था, यहाँ तो न्यूनतम यानी मिनिमम वायुदाब वाला क्षेत्र है, तो ये गलत हो गया। यह वह स्थान है जहाँ व्यापारिक पवनें विचरण करती हैं। तो साथियों यह व्यापारिक पवनें देखी जाती हैं, इसलिए एक ऐसा क्षेत्र वायु ऊपर, तो यहाँ विचरण नहीं हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, दोनों के दोनों गलत है। 64 में देखते हैं, कौन सी गंगा की बाएं तट से सहायक नदी नहीं है। तो गंगा नदी के बाएं तट से सहायक नदी कौन सी नहीं है, इसके बारे में हमें बताना है। तो साथियों हम लोग देखेंगे गोमती जो है, लखनऊ और जौनपुर जैसे शहर बसे, ये भी बाएं तट से मिलती है। घाघरा भी मिलती है, गंडक मिलती है, सोन ये साथियों दक्षिण से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी यही गलत हो जाएगा। 64 का हमारा ये डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे हम लोग देखते हैं 65 में, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर चंबल नदी यमुना से मिलती है। तो यूपी में ही चंबल नदी यमुना से मिलती है। किस जगह पर मिलती है, तो साथियों ये इटावा में मिलती है, इटावा के बॉर्डर पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किसने जलवायु, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, इसके पहले थोड़ी देर अभी मैंने बताया था, कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ा जाए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है साथियों, थोड़ा सा आप समय देकर अगर करेंगे तो आपको ये तो पता लग ही रहा है, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आएंगे ही, लेकिन आपको एक थोड़ा सा एक आउटलाइन मिल जाएगा कहाँ प्रश्न बनते कैसे हैं, कहाँ से आते हैं, किस लेवल से आते हैं। सूर्य ग्रहण के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सूर्य ग्रहण के प्रकारों के संबंध में कुछ कथन दिया है। तो पहला दिया है साथियों, हमें पहला जो दे दिया है पूर्ण सूर्य ग्रहण, मतलब हमें सही उत्तर बताना है, याद रखिएगा सही। यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती हैं। तो साथियों यस, तभी पूर्ण ग्रहण लगता है। दूसरा क्या है, वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच से चंद्रमा गुजरे, तो ये होता है। तो दोनों के दोनों कथन यहाँ हमारे सही हैं। ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा। 68 में देखते हैं, हीट डोम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हीट डोम से संबंधित कुछ कथन दिया है साथियों, उसी संबंधित आपको पूछा जा रहा है। तो हीट डोम का बारे में पता होता है, यह तब होता है जब उच्च दाब वाला जो क्षेत्र होता है, किसी क्षेत्र में उष्ण वायु को एक बर्तन की तरह आवृत कर लेता है, घेर लेता है, तब ये हीट डोम बन जाता है। तो इसी संबंध में पहला कथन इसका क्या है, यह तब होता है जब उच्च वायुदेव क्षेत्र किसी क्षेत्र के उष्ण वायु को आवृत कर लेता है। सही, ये भी तो सही है। इसका गठन जेट स्ट्रीम के व्यवहार से संबंधित है। तो साथियों ये भी कथन सही है, सही कह रहा है ये। और हम लोग देखते हैं यह आमतौर पर 1 सप्ताह तक रहता है, लेकिन कभी कभी 1 माह तक बढ़ जाता है। तो साथियों यह गलत है। तो क्यों गलत है, आमतौर पर कुछ दिनों तक रहता है, लेकिन कभी कभी हफ्तों तक बढ़ जाता है, महीनों तक नहीं। तो ये गलत हो गया। तो यहाँ हमारा केवल डी सत्य होगा। देखें 69, रुआ पेहू पर्वत एक सक्रिय स्ट्रेटोवॉल्केनो स्थित है, यानी मतलब ज्वालामुखी स्थित है रुआ पेहू पर्वत पर। तो एक
कहाँ है, किस देश में है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ये किस देश में है? तो साथियों ये है न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर ए, रुआपेहू पर्वत न्यूजीलैंड में है। 2800 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे देखें, 70 में क्या कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से द्वीपों का क्षेत्रफल घटते हुए क्रम में कौन सा क्रम है? तो कुछ द्वीप दिए हैं, इन द्वीपों को घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, अंत में सबसे छोटा के क्रम में हमें सजाना है। तो उससे संबंध में हमें बताना है कौन सा हमारा सही है। तो विश्व के जो प्रमुख द्वीप हैं उसके दिया है। तो हमें पता है ग्रीनलैंड जो होता है वो सबसे बड़ा द्वीप है। आप लोग को तो मैप अगर देखेंगे तो सीधा सीधा ऊपर, और जो उत्तरी अमेरिका है तो उसके थोड़ा राइट साइड में, तो ग्रीनलैंड तो सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये पहले पर होना चाहिए। इन्हीं दोनों में से हमारा उत्तर कोई होगा, ये नहीं होंगे। इतना तो क्लियर हो गया। तो ग्रीनलैंड होगा। उसके बाद आता है साथियों न्यू गिनी। न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर, बेफिन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा। आगे देखें हम लोग, क्रस्ट मेंटल सीमा कहलाती है। जो क्रस्ट मेंटल सीमा होती है उसे क्या कहा जाता है साथियों? मोहो असंबद्धता कहा जाता है। इसमें थोड़ा बढ़ा दिया है, लेकिन आमतौर पर इसका नाम मोहो ही लिखा जाता है। तो मोहो असंबद्धता जो होती है साथियों, क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है। जैसे यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ऐसे जैसे हो गया, ये क्रस्ट हो जाता है। यहाँ सी से क्रस्ट, एम से मेंटल, और सी से कोर। तो यही इसी को अलग करता है, ये क्रस्ट और मेंटल को। आगे बढ़ें, माउंट फ्यूजियामा उदाहरण किसका है? तो माउंट फ्यूजियामा साथियों एक तरह का ज्वालामुखी है। और ये कहाँ है? ये अभी मैंने बताया था, फ्यूजियामा झील जो है ये जापान में है। तो 71 का जो हमारा उत्तर हो जाएगा, ये कोल्डेरा ज्वालामुखी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा उत्तर। आगे देखें हम लोग, तिहत्तर में एक तरफ प्लेट दिया है और वो प्लेट किसके बीच है ये बताना है, और कौन सा गलत मैचिंग में है वही बताना है। यानी कौन सा प्लेट मतलब गलत मैचिंग में आ गया है, तो उसी गलत वाले को बता देना है। 73 वाला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन। बहुत बढ़िया साथियों। देखते हैं अब हम लोग क्या, कोकोस प्लेट जो होता है मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच है। ये तो सही है। नज़का प्लेट जो है साथियों, नज़का प्लेट प्रशांत दक्षिण अमेरिका, नज़का प्लेट जो है दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच है। तो ये प्रशांत यहाँ लिख दिया, यहाँ होना चाहिए था। तो ये भी तो सही है अपनी जगह पे। अरेबियन प्लेट साथियों एशियाई और प्रशांत प्लेट लिख दिया है, ये गलत है। तो यही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि यही पूछ रहा है कौन सा मिस मैचिंग है। और यहाँ कैरोलिन प्लेट, फिलीपींस और भारतीय प्लेट इनके बीच लिख दिया है। तो फिलहाल यहाँ हमारा ये सी वाला जो है ये गलत होगा। तो प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे तो इसको आराम से कर जाएंगे। अरेबियन वाला ये गलत है, एशियाई और प्रशांत प्लेट दे दिया है। तो आगे हम लोग पढ़ें अगर 74 में, महाद्वीप एवं महासागरी बेसिन है। तो महाद्वीप एवं महासागरी बेसिन कौन सा है उसी को हमें बता देना है 74 वाले में साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न। तो महाद्वीप और महासागरी बेसिन ये प्राथमिक भू आकृति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राथमिक भू आकृति। 75 में, सक्रिय स्ट्रेटो वोल्केनो माउंट सेंट हेलेंस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यानी सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट सेंट हेलेंस किस देश में स्थित है साथियों? तो ये है यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका, सबको पता है। सिंपल सा प्रश्न, कई बार पूछा भी गया है ये। तो 76 वाले में देखते हैं क्या है, भारत के किस वायसराय के कार्यकाल में पहला कारखाना अधिनियम लागू हुआ था? तो किस वायसराय के कार्यकाल में पहला कारखाना अधिनियम ये लागू हुआ था? तो 76 वाले में ये बताना है हमें। तो 76 में साथियों ये जॉन लॉरेंस तो नहीं होगा। तो इसमें ये जो भूटान युद्ध ये सब मामला आया था, इसमें लॉर्ड रिपन के काल में,
लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में साथियों 1880 से 1884 इसका कार्यकाल रहा है। तो इसी कार्यकाल में साथियों ये पहला कारखाना अधिनियम 1881 में आया था। ऑप्शन बी सत्य है। अगर आपको ये याद रहेगा कब आया था तो आप लोग वैसे ही पता लगा लेंगे। निम्नलिखित में से किसने गोवा को भारत में पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो किसने, उस व्यक्ति का नाम पूछ रहा है। गोवा को भारत में पुर्तगालियों की राजधानी के रूप में स्थापित कर दिया था, तो ये बताना है। तो साथियों नीनो डी कुन्हा, यही पुर्तगाली, इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। ऑप्शन नंबर बी यही हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए 78 में। रियासतों के प्रति निम्नलिखित ब्रिटिश नीतियों पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीतियों पर विचार करना है। तो यहाँ पर जो 4 कथन है इन्हीं को हमें सही उत्तर देना है, सही क्रम में सजा देना है। पहले कौन हुआ था उसके बाद क्रम। तो अधीनस्थ अलगाव नीति जो है साथियों, यहाँ पर जो ये है तो इसमें अधीनस्थ अलगाव नीति 1813 से 58 के बीच आई थी। 13 से 58 के बीच इसमें तो ये हो गया। और अधीनस्थ संघ नीति 1858 के बाद हुआ था ये, 1858 के बाद। और रिंग फेस नीति, ये भी तो उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, रिंग फेस नीति 1765 में। और समान संघ नीति 1935 में, सबसे अंतिम में। तो ये 4 वाला सबसे अंत में होना चाहिए। तो सी हमारा उत्तर हो जाएगा। देख रहे हैं 4 सबसे अंत में है, तो इसमें जो है ये हो जाएगा। और 3 वाला सबसे पहले होगा, रिंग फेस नीति 1765 में। आगे देखें, ब्रिटिश शासन के दौरान भू राजस्व प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो ब्रिटिश शासन के दौरान भू राजस्व प्रणाली के लिए कौन सा कथन सत्य है उसे बताना है। और हमें यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, तो इन्हीं तीनों कथनों में पढ़कर हमें बताना है कौन सा सही है हमारा। तो साथियों इजारेदारी प्रथा 1772 लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई थी। तो ये साथियों ये गलत है, वारेन हेस्टिंग द्वारा शुरू की गई थी। वारेन हेस्टिंग, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है तो एक जिसमें होगा वो गलत। इसमें ये गलत, ये गलत, ये गलत। फिलहाल 2 हमारा देखें, एलिमिनेशन के माध्यम से हमें एक ही आ रहा था, फिर भी हमने उत्तर को प्राप्त कर लिया। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़े हम लोग 80 में। बहुत बढ़िया प्रश्न। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने 1875 में कहाँ किया था? उस स्थान का नाम पूछ रहा है साथियों। स्वामी दयानंद ने तो किया था, ये आपको बता दिया, लेकिन कहाँ किया था? ये बम्बई में किया था साथियों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर इसका। अब देखें हमें 81 में क्या दिया है। एक तरफ संगठन, दूसरी तरफ स्थापित संस्था का नाम। जो संस्था स्थापित किया उस संगठन का क्या नाम था? तो जो गलत सुमेलित है उसी को बताना है। तो साथियों यहाँ आत्मीय सभा, ये जो नामक संगठन था, किसने स्थापित किया था? राजा राम मोहन राय ने। तो राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था, बिल्कुल सही। लेकिन हमें मिसमैच को बताना है कौन सा गलत है। धर्म सभा राधाकांत देव ने किया था, ये भी सही। महिला भारत संघ एनी बेसेंट। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी BM मालाबारी दे दिया है साथियों, ये गलत है। तो BM मालाबारी ये नहीं होगा, एजुकेशन सोसाइटी। तो ये गलत मैचिंग है। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा ये उत्तर हो जाएगा। ये MG रानाडे ने किया था, MG रानाडे। फिलहाल चलते हैं हम 82 पे। बहुत अच्छा प्रश्न। जनजाति विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जनजाति विद्रोह के संबंध में 2 कथन है, इनमें से हमें सही उत्तर चुन लेना है। वर्ष 1922 का रंपा विद्रोह साहूकार के अत्याचार के विरुद्ध आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में शुरू हुआ था। तो साथियों यह सही कराए, बिल्कुल सही है।
एकदम ऐसा ही हुआ था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व 1876 के रांची के दक्षिण बिरसा मुंडा ने किया था। तो साथियों ये गलत है। इसका जो ये दिया है मुंडा विद्रोह के संबंध में, ये गलत है। 1899 1900 के बीच हुआ था, तो 1900 के आसपास हुआ था। तो ये यहाँ पर डेट इसकी गलत दी हुई है। तो फिलहाल ए केवल इसका उत्तर सत्य होगा। फिर हम चलते हैं 83 पर। वेल्लोर विद्रोह के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हीं कथनों में से कौन सा सही है। तो वेल्लोर विद्रोह 15 अगस्त, मतलब दोनों कथन को, तीनों को पढ़कर हमें सही उत्तर को देना है, यही इसमें कह रहा है। तो साथियों पहला जो हमारा ये कह रहा है, ये वेल्लोर विद्रोह 15 अगस्त 1806 को सिपाहियों द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ़ किया गया विद्रोह था। तो नहीं साथियों, यह जो है 10 जुलाई 1806, 10 जुलाई 1806 को जो है सिपाहियों द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध किया गया था, ये तो सही है, लेकिन इसकी डेट गलत आपको दे दिया है। तो 10 जुलाई 1806 होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। तो यानी एक जिसमें रहेगा वो गलत, एक इसमें ये गलत, ये गलत, तो या तो बी होगा या तो डी। आगे देखते हैं। विद्रोह आभूषणों और जाति चिन्हों के निषेध के विरुद्ध था, तो ये भी सही है, ये तो क्लियर नहीं हो रहा है। अगला पढ़ते हैं। विद्रोह को कर्नल रॉबर्ट गैलेंसी ने दबा दिया था, तो यस ये सत्य है। तो फिलहाल हमारा 2-3 सत्य होगा, ऑप्शन डी। 84। तो आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 4 कथन दिया है, आंग्ल मराठा युद्ध के संबंध में हमें सही को बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न 84 वाला साथियों। तो इसमें क्या कह रहा है, सालबाई की संधि तीसरे युद्ध का परिणाम था। आंग्ल मराठा युद्ध में बिल्कुल सही, ये तो सही पूछा है ना, तो ये गलत था। सालबाई की संधि तीसरे युद्ध का परिणाम, ये इसमें गलत लिखा है, तो इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन जो दिया होगा वो हमें वो समझ में आ जाएगा देखने के बाद। द्वितीय युद्ध में मराठों को विजय हासिल हुई थी, तो साथियों कहाँ, ये भी तो गलत है। मराठों को विजय कहाँ हासिल हुई थी, ये भी तो गलत हो गया। अंतिम युद्ध के बाद पेशवा को बिठूर भेज दिया गया था, ये बात सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी सत्य है हमारा, यही, और बाकी सब गलत थे। तो आगे हम देखें 85 में। ईस्ट इंडिया कंपनी मालाबार तट से निम्नलिखित में से किस वस्तु का व्यापार करती थी। तो कह रहा है अंग्रेज़ जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी, वो मालाबार तट से किस वस्तु का व्यापार करते थे। इलायची, काली मिर्च, चाय, या इलायची एवं काली मिर्च दोनों का। तो साथियों इसमें बताना है हमें, तो इसमें उन्होंने जो किया था ये इलायची और काली मिर्च दोनों मालाबार तट से। आगे देखें 86 में क्या कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके नेतृत्व में अरकाट पर कब्जा किया था। तो अरकाट पर कब्जा किया था, किसके नेतृत्व में कब्जा किया था, ये 4 नाम दिए गए हैं साथियों। तो इसमें जो सबसे सही होगा रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर ए, यही के नेतृत्व में किया था 1751 ईस्वी में। आगे बढ़ें। वुड डिस्पैच योजना की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। वुड डिस्पैच योजना, तो वुड डिस्पैच योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखिएगा सत्य पूछ रहा है हमें, तो सत्य पूछ रहा है। तो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह योजना शिक्षा नीति प्रभावी हुई, पता नहीं, गलत कह रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। भारत में शिक्षा का उद्देश्य यूरोपीय ज्ञान के प्रसार को बताया गया है, तो ये सही है साथियों, क्योंकि ऐसा ही भारत में शिक्षा का उद्देश्य यूरोपीय ज्ञान के प्रसार को बताया गया था वुड डिस्पैच योजना में। यस, याद आ गया, यही सही है। तो हमें ये जब क्लियर हो गया ये सही है, तो सीधी सी बात ये सब गलत ही होंगे, क्योंकि सही पूछा है तो एक ही सही होगा। आगे देखें 88 में। सहायक संधि किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो सहायक संधि साथियों लॉर्ड वेलेजली के द्वारा प्रारंभ की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तो हड़प नीति प्रारंभ की गई थी।
तो आगे चले हम देखते हैं, हमारा उत्तर फिलहाल इसका बी होगा। तो 89, कूका विद्रोह के नेता कौन थे? तो भगत जवाहर मल नाम दिया है, टीटू मीर, करम शाह, दादू मियाँ। तो 89 का जो हमारा उत्तर होगा साथियों, यह भगत जवाहर मल, कूका विद्रोह, ये उत्तर होगा। आगे बढ़ाएं। कोल विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो सीधा ऐसा आंसर साथियों, कोल विद्रोह की शुरुआत तो 1920 के दशक में, 30 के दशक में, 40, तो हमें पता है ये 1831 के आसपास हुआ था ये। तो ये किस दशक में आएगा साथियों, यहाँ से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो ये 40 के दशक में आएगा, क्योंकि 31 में हुआ था ना। आगे देखें, आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। तो आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये हमें 4 यहाँ पर डेट दिए गए हैं। तो 1814 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने कहाँ किया था? कलकत्ता में। आगे बढ़ें। 92 में निम्नलिखित में से किस संधि को एक नगण्य व्यक्ति के साथ संधि कहा जाता है? यानी कि ऐसी कौन सी संधि है जिसमें कहा जाता है कि वो एक नगण्य व्यक्ति के साथ संधि हुई थी? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। इन्हीं चारों ऑप्शन में बेसिन की संधि जो है ये 1814 में हुई थी। तो सॉरी, ये 1802 में, 1802 में ये जो बेसिन की संधि हुई थी, तो इसी पर कह रहा था कि हस्ताक्षर किए गए थे। तो एक मतलब उसी तरह से हो गया था जो नगण्य व्यक्ति था, एकदम न के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कलकत्ता मदरसा स्थापित किया गया था। तो कलकत्ता मदरसा स्थापित किया गया था किसके द्वारा? उस व्यक्ति का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा साथियों, 1781 ईस्वी में। कब? 1781 में। मंगल पांडे सिपाही थे, तो उसके किससे रिलेटेड सिपाही थे इसकी पूछ रहा है साथियों। तो मंगल पांडे सिपाही थे, तो वो किससे रिलेटेड थे उसका वो नाम पूछा जा रहा है। तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो आप लोग मंगल पांडे मूवी देखे होंगे, तो उसमें भी ये बताया गया है। 95, निम्नलिखित में से कौन सिंगापुर विद्रोह से जुड़ा था? तो सिंगापुर विद्रोह से कौन जुड़ा था साथियों? तो जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल रानी, सूबेदार दाऊद, तीन के तीनों जुड़े थे साथियों। ये उत्तर हमारा डी हो जाएगा। 96, बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी साथियों, यह हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये, बक्सर लड़ाई, जो बक्सर की लड़ाई हुई थी, तो उसके बाद। तो आगे बढ़ें। यानदबू की संधि, यानदबू की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो कब किए गए थे यानदबू की संधि पर हस्ताक्षर, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो उसका नाम साथियों, यानदबू की संधि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। आगे देखें, वांडीवास की लड़ाई में कौन विजयी हुआ था? तो वांडीवास की लड़ाई में साथियों हमें पता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध लड़ा गया था, तो तीसरे युद्ध में निर्णायक लड़ाई हुई थी। और ये तमिलनाडु, वांडीवास कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो इसमें अंग्रेज जीत गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 99, पाइका विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? पाइका विद्रोह की शुरुआत साथियों, पाइका विद्रोह की शुरुआत 1817 ईस्वी में, ये हो जाएगा। ओडिशा के एक मतलब सैनिक थे, वहाँ से ओडिशा से रिलेटेड था ये। 100वां का, निम्नलिखित में से कौन रॉबर्ट क्लाइव के साथ एक गुप्त गठबंधन का हिस्सा था? तो रॉबर्ट क्लाइव के साथ एक गुप्त गठबंधन का हिस्सा कौन था? तो साथियों आप जानते हैं यहाँ पर ये 100वां का जो हमसे पूछा जा रहा है, तो ये एकदम सिंपल सा प्रश्न है। ये यहाँ पर मीर जाफ़र भी था, जगत सेठ, अमित चंद, ये सब के सब जो है एक तरह से गद्दार थे। तो ऑप्शन नंबर ये
डी हो जाएगा। 101 में देखते हैं साथियों। तो साथियों हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आज यहाँ 150 प्रश्न है, 100 क्वेश्चन रखते हैं और अगला जो 50 क्वेश्चन है इसको हम एक सेकंड पार्ट में देख लेंगे, क्योंकि बड़ा हो जाएगा तो हमें थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, असहज महसूस कर रहा हूँ मैं, तो उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है और आप लोगों को भी देखने में प्रॉब्लम होगी। छोटा छोटा रहेगा तो आप लोग देख सकते हो। तो साथियों अगर वीडियो आपको थोड़ा सा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं सेकंड लेक्चर में, सेकंड पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में। तो धन्यवाद साथियों।